नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ की बैठक। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सीएम ने किया था निरीक्षण। राहत राशि में इजाफा करने पर किया विचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्य सचिव SM संधू ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। सचिवालय में सीएम से कृषि मंत्री ने की मुलाकात। विकास से जुड़े विषय पर की विस्तार से चर्चा। 2 सितंबर को सीएम मसूरी गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को देंगे श्रद्धांजलि। हरिद्वार के SMJN कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन। मदन कौशिक सहित कई बीजेपी विधायक एवं छात्र छात्राएं रहे मौजूद। पीएम के जीवन पर रखी किताब को लेकर गोष्ठी का आयोजन। और मशहूर महिला तबला वादक अनुराधा पाल ने स्कूल सभागार में दी प्रस्तुति। मौके पर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सभागार। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बीते दिनों आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति और प्रशासन द्वारा प्रभावितों को पहुंचाए गए राहत कार्य को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गहन मंत्रणा कर प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही आपको बताते चले कि सरखेत और माल देवता में आई भारी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने JCB में बैठकर बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हो रही परेशानियों को देखते हुए कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में आपदा राहत राशि में इजाफा करने को लेकर विचार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग को जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्याप्त संख्या में SDRF और NDRF की टीमें तैनात है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और भूस्खलन के रास्ते बंद होने पर तुरंत खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर JCB आदि लगाई गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है और बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं मुख्य सचिव SS संधू ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी दी है। धामी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया और उद्यान विभाग के अंतर्गत जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 7 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथिलीकरण किया जाएगा। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वच्छता विषय को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती हुए 1662 अस्थायी कर्मियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 6 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा। एक है सारे देश में, जैसे आप अवगत हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए भारत सरकार भी और सभी प्रदेश प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में क्या क्या करना चाहिए कि अगले 5 साल में हमारी इनकम कम से कम डबल हो जाए, इसके लिए एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट देंगे सभी विभागों के साथ मिलके और सभी स्टेक होल्डर, यहाँ की पब्लिक, बुद्धिजीवी,
और सभी लोगों के साथ मिलके वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उत्तराखंड की आय को डबल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट लगाने का निर्णय हुआ। धन्यवाद। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका कोई निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। कुछ और भी ऐसी शर्तें हैं और इनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है और 15 प्रस्तावों को पारित किया गया है। क्या है वो 15 प्रस्ताव जिसको पारित किया गया है? तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और जिसपे मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की बैठक के फैसलों में इस बात की जानकारी दी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर को हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ कमल शर्मा जी जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। कमल जी, पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, किन 15 प्रस्तावों पर जो है यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है? हमारा संपर्क अभी इस वक्त कमल शर्मा जी से नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और जिसे लेकर इस बात की जानकारी जो है मुख्य सचिव एसएस संधू के ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के दौरान दी है। और वहीं इसमें ये भी कहा गया है कि उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है और बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसे लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। और आपको बता दें कि उद्यान विभाग के अंतर्गत जायका परियोजना के लिए 70 पदों की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 7 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति करने के लिए सेवा नियमावली को शिथिलीकरण किया जाएगा। तो हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कमल जी, देखा जाए तो कैबिनेट बैठक किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किन 15 प्रस्तावों को पारित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा? हाँ सान्या, अगर कहें तो सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें लगभग 15 प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर इसमें सहमति दी गई है। अगर कहें तो उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो वहाँ पर जो तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व गाँव को एक तो काशीपुर तहसील के अंतर्गत कर दिया गया। साथ ही परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन जो नियमावली है उसको लागू किया, क्योंकि पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की चलती थी लेकिन अब उत्तराखंड ने अपनी नई परिवहन सेवा नियम बना लिया, उसको यहाँ पर अब लागू कर दिया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ जगह जो पहले जो एक मंजिल वहां पर बनानी थी, जो लोग भवन बन रहे थे, लेकिन अब उनको सब जगह एक भवन की मंजिल की जगह 2 मंजिल बनाने पर सहमति दी गई है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें
तो इसके अंतर्गत लगभग 7 संग्रह अमीन को यहाँ पर तहसील पदोन्नति दी गई है। तो कई सारे ऐसे यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि जिसके बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक ने अपनी सहमति दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत। तो हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े थे। तो रुक करेंगे अगली खबर का। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में गढ़वाल सभा मसूरी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष गढ़वाल सभा भवन और मसूरी की विभिन्न समस्याओं सहित विकास से जुड़े विषय पर विस्तार से चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे 2 सितंबर के दिन मसूरी गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब को लेकर हरिद्वार के SMJNA कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया है और गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई बीजेपी विधायक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं इस दौरान किताब का विमोचन भी किया गया और पीएम मोदी के कार्यकाल में चलाई गई तमाम योजनाओं के फायदे भी गिनवाए गए। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया समेत कई केंद्रीय योजनाओं को गिनवाया और कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, इसीलिए देश के बच्चे बच्चे को पीएम मोदी पर गर्व है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया है कि पीएम मोदी पर लिखी गई इस किताब के आधार पर भारत दुनिया की सबसे महान शक्ति बनेगा। समझता हूँ विदेश नीति हो, कृषि हो, युवा हो, महिला हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के और लोकल से लेकर ग्लोबल तक हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वच्छ भारत हो, मुझे लगता है कि यदि आप उन योजनाओं के बारे में जो उन्होंने किया उसके बारे में बोलेंगे तो महीनों लगेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। मोदी @20 जो पुस्तक मोदी जी के 20 साल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रित्व काल में लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं, उस पुस्तक को लेकर आज पूरे देश के अंदर उस पुस्तक पर इस प्रकार का हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में विचार विमर्श के माध्यम से, जिससे कि लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार भारत उन्नति प्रगति इस रूप में आगे बढ़ रहा है। और यही वो पुस्तक होगी कि आने वाले समय में एक आधार के साथ भारत दुनिया की महान शक्ति बने। तो देहरादून के कुआंवाला में मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर सेमिनार का आयोजन किया गया और सेमिनार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने भारत को विश्व में नई पहचान दिलाई है। इसके साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन और लक्ष्य शुरू से देश को सबसे हर क्षेत्र में शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवाए, इसका फायदा आज गरीबों को मिला है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में चीन के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। डोकलाम और गलवान में 1 इंच भूमि भारत के सैनिकों ने कब्जा नहीं होने दी। प्रधानमंत्री देश को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने के सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। आज विश्व में भारतीय जहां भी जाते हैं उनका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। इसकी वजह आज पीएम ने दुनिया को नए भारत की पहचान दिलाई है। निर्धारित नहीं था, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। कोई समय निर्धारित नहीं था। कभी रात को 12 बजे बिजली दी जाती थी, कभी 2 बजे दी जाती थी, कभी 2 बजे दिन में दी जाती थी। तो वहाँ के किसान उनके पास गए, उन्होंने कहा साहब आप हमको 2 घंटे बिजली दे दीजिए और पर एक समय निर्धारित कर दीजिए कि किस समय बिजली देंगे। हम रात भर सोते नहीं हैं, दिन भर जगते रहते हैं, खेतों में कभी बिजली आएगी, हमारे ट्यूबवेल चलेंगे, हम अपनी खेती करेंगे, अपनी खेती को पानी देंगे। मोदी जी ने कहा ठीक है आप जाइए। अब परिणाम क्या हुआ?
कि गुजरात की जो विकास दर है उसमें कृषि और उद्योग दो चीजें हैं। तो उन्होंने मूल चीज पकड़ी कि यहाँ 70%, 75%। अगर फार्मर की जेब में पैसा नहीं होगा तो मार्केट में खरीद करने कहां से जाएगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा जनपद हरिद्वार से राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को प्रदेश नेतृत्व में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने बीजेपी नेता संजय अरोड़ा के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बीजेपी नेता संजय अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को शामिल किया है, उससे पूरे जनपद का मान बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नई टीम नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगी और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। राजगुरु जी की जयंती पर उन्हें सत नमन करते हुए और हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं उनकी आज पुण्यतिथि है, उन्हें सत नमन करते हुए मैं प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरिद्वार ज़िले को और ख़ासकर रुड़की शहर को ये सौगात दी है कि डॉक्टर कल्पना सैनी जी जो माननीय राज्यसभा सांसद भी हैं उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष। तो 2 साल पहले 24 अगस्त 2020 को मसूरी पुरकुल रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत खाली कराए गए शिफनकोट के निवासियों ने आज शहीद स्थल झूला घर पर शोक दिवस मनाया और जिसमें शिफनकोट से बेघर हुए लोगों ने नगरपालिका परिषद मसूरी और प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांग की है कि यदि 2 महीने के भीतर उन्हें छत मुहैया नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि शिफनकोट के दलित और गरीब परिवारों के रोपवे परियोजना के नाम पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके मकानों से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें छत नहीं मिली है। इस अवसर पर शिफनकोट संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने बताया कि 84 परिवारों को आज ही के दिन बेघर कर दिया गया था और कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा ये कार्यवाही की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों को खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर होना पड़ा था। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है शिफनकोट का। आज 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल प्रवेश हो गया है, पर अभी तक जो है हम लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। माननीय जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने इन लोगों को विस्थापित कर दिया, कहाँ करा सर? हम तो ये पूछ रहे हैं कहाँ करा। आज की डेट में 16 से 17 परिवार हमारे जो हैं आईडीएच में हैं, 7 परिवार हमारे जो हैं नीचे किंगरेट में रह रहे हैं, 2 परिवार हमारे जो है बारलोगंज में रह रहे हैं, वो भी टेम्परेरी व्यवस्था में, लिखित कहीं नहीं है। तो भारत की नंबर 1 मशहूर महिला तबला वादक अनुराधा पाल ने आज हैम्पटन कोर्ट स्कूल सभागार में प्रस्तुति देकर वहां मौजूद दर्शकों के मंत्रमुग्ध कर दिया और इस दौरान उन्होंने कई धुन बजाई, जिससे पूरा सभागार तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और आपको बताते चले कि अनुराधा पॉल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की लक्ष्मी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश विदेश में तबले की प्रस्तुति देकर भारत के संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। तबला वादक अनुराधा पॉल ने बताया है कि विश्व में कई जगह तबले पर प्रस्तुति दी है और उसे बहुत सराहा गया है। उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वे भी संगीत को अपने जीवन में अपनाएं और उन्होंने कहा है कि वो लगातार तबले पर प्रस्तुति देकर भारतीय संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको सीधा लिए चलते हरिद्वार, जहां इस वक्त गंगा आरती हो रही है।